नमो नमः। स्वागत है सभी मित्रजनों का। हमारी कहानी की एक श्रृंखला चल रही है और कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। इसका 2 भाग हम लोगों ने प्रेषित कर चुका हूँ मैं, और आज इसका तीसरा भाग है। कोशिश तो करूँगा कि आज तीसरा और अंतिम ही समाप्त कर दूँ, पर देखते हैं आज हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस कहानी के 2 भागों में यह जान लिया है कि कैसे वो जो 2 बैल थे, हीरा और मोती, कैसे झूरी के ससुराल से भाग के वापस आ रहे थे। अपने घर तक तो नहीं पहुंचे थे, मटर के खेत में मटर खाए, पूरे मटर खेत को खा के ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए। फिर लड़ाइयाँ हुई उनकी, अलग अलग अन्य जानवर से, सांड से लड़ाई हुई थी उनकी। उसके बाद वो लोग पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद उन जानवरों का कैद गृह, जिसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है कांजी हाउस, उसमें डाल दिया गया। अब जब वो लोग अपने जेल में पहुंच गए, वो कांजी हाउस में पहुंच गए, तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे जानवर और पहले से भी हैं, उनके ऊपर भी सेम तरह का केस लगा हुआ है। उनमें पहले से कुछ गायें थी, भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे, कुत्ते आदि आदि जानवर थे वहाँ पे। ये लोग भी पहुँच गए, दिन बीत गया, कोई खाना तक पूछने नहीं आया। ये लोग दरवाजे के बाहर टकटकी लगा के ऐसे देख रहे हैं, कोई तो आ जाओ भाई। 3-4 दिन से उनके साथ क्या हो रहा था उनकी समझ से परे था। अब इधर यहाँ वो जेल में बंद है, खाना देने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने तक वाला नहीं है। दिन निकल गया, रात ढल आई। जब रात तक भी उनके पास खाना नहीं आया तो मोती टूट गया। मोती हीरा से कहा, अब नहीं सहा जाता है हीरे, अब नहीं सहा जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि अब प्राण बचेंगे नहीं, प्राण निकल जाएंगे यहीं पर। जैसी गति इन सारे जानवरों की हो रखी है, बस हम लोगों की भी यही गति निश्चित हो गई है। अब खाने पीने का तो कोई खासा प्रबंध रहता नहीं था वहाँ पे, तो जो पहले से जानवर बंद थे वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि बेचारे खड़े तक नहीं हो पाते थे, जमीन पे पड़े रहते थे मुर्दा की भांति। तो हीरा ने मोती को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, जब देखा कि मोती कमज़ोर पड़ रहा है, कितनी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर देखिएगा कितना मिठास है उन दोनों के प्रेम में। जब एक कमज़ोर पड़ता है, दूसरा डट के खड़ा हो जाता है। यही तो मित्रता है, जिसे कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, ऐसे तो ये कहानी का ही समय है, लेकिन मैं आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी मैं कुछ मिनट के लिए कहानी को यहाँ पे रोक रहा हूँ, और रोकने के बाद ये बताना चाह रहा हूँ कि कहानी कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कमेंट के माध्यम से ऐसा कहा करते हैं कि आप कहानी शुरू करते हो तो कहानी ख़त्म करो, बीच में आप जो प्रवचन देने लगते हैं उनका क्या औचित्य है। तो मैं उन सभी और उन जैसे सोच रखने वाले सभी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ कि उनका औचित्य है। आप कहानी के महत्व को नहीं समझें। कहानी सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ज्ञान का सागर है कहानी।
आप अगर इस चीज को सूक्ष्म स्तर पर समझोगे, आपको पता चलेगा कि कहानियां महत्वपूर्ण है क्यों इतनी। हमारे जितने भी पुरानी कहानियां हैं, उन सभी कहानियों में आप एक विशेष प्रकार का संदेश देख पाए होंगे। आज का जो समाज है उसका पतन का जानते हैं कारण क्या है? वैसे तो कारण बहुत सारा है, पर उनमें से ये जो कहानी शब्द है ना और कहानी है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज के पतन हो जाने का। क्योंकि आजकल के बच्चों का क्या है ना कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, मेहनत, उनको रिजल्ट चाहिए। डिजर्विंग वो हो या ना हो, डिजायर उनके फुलफिल होनी चाहिए। आज का जो इंसान है ना, वो डिजर्विंग होने से कहीं ज्यादा डिजायरिंग बन के रह गया है। ये निश्चित तौर पर है कि कहानी पढ़ने से आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाएंगे, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाएंगे, आप इंजीनियर नहीं बन जाएंगे। तो कहानी पढ़ने से होगा क्या? कहानी आपको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकती है, लेकिन इंजीनियरिंग, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईपीएस, आईएएस बनने के लिए जो कठिन संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में समरसता कैसे रखा जाता है, यह बताती है कहानी। आप जितने भी सफल लोग हैं, सफलता क्या है ये अभी का टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर मैं फिर से चर्चा करूंगा। एक बार मैंने करा हुआ है, फिर से मैं चर्चा करूंगा कि सफलता होता क्या है, उसका मापदंड क्या होता है। तो फिलहाल इस छोटे से संदर्भ में मैं बात करूं यदि सफलता का, कि वो जो सफल लोग हैं, छोटा सा संदर्भ है कि वो कोई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे, नौकरी उनको मिल गई और वो ठप्पा लगा दिया कि मैं सफल हो गया। तो उनकी भी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं ये कहानी एक हिस्से के रूप में जरूर रहती है। तो कहानी महत्वपूर्ण है, कहानी पढ़िए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, समझ बढ़ती है इससे। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ। आपने बचपन में दादा दादी से जरूर सुन रखा होगा ऐसी कहानी जिसमें एक कोई आदमी रहता है, वो गांव से निकलता है, शहर जाना चाहता है। उसकी दादी बताती है कि बेटा शहर जाने के दो रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। लंबे रास्ते से मत जाना, लंबे रास्ते से ही जाना, छोटे रास्ते को नहीं अपनाना। मतलब शॉर्टकट। कहने का मतलब क्या है, वो जब हम बचपने में सुना करते थे ना ऐसी ऐसी कहानियां दादी दादा मम्मी पापा से, तो सबकॉन्शियसली असल में उसी समय से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। सबकॉन्शियसली हमें स्ट्रांग बनाया जाता है, काम माध्यम बनती है कहानियां। उसी समय से सबकॉन्शियसली फीड हो गया ना कि जीवन में शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर अब आजकल के बच्चे वैसी कहानियां सुनते ही नहीं, उनमें कहां से आ जाएगा पेशेंस? आपको क्या लगता है, आप एक दिन किसी को समझाओगे, वो भी 20-25 साल के लड़के को, कि बेटा ऐसा मत कर, वो मान लेगा? मान ही नहीं सकता है। क्योंकि जो आदतें पड़ी हुई है 20-25 सालों से, सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है वो आदत, एक झटके में आप उसको चैलेंज कर सकते हो? नहीं। तो उसका तरीका होता है, ओवरकम करने का एक तरीका होता है। हालांकि अब हम लोग को कहानी पे आ जाना चाहिए। इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से ही चर्चा के ही माध्यम से। अब हमारा और आपका तो जुड़ने का माध्यम ही है वीडियो, तो उसी के माध्यम से इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो फिलहाल
कहानी महत्वपूर्ण है। अभी चलते चलते बहुत कम समय में मैं ये समझाना चाह रहा था कि कहानियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। आप एक ही कहानी को, एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ो। पहली बार पढ़ो, पढ़ने के बाद बुक को बंद करो और उसे लिखो, जितना याद है। जो याद नहीं है सब लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो। दोबारा बुक उठाओ, उसी कहानी को पढ़ो, फिर से लिखो, खुद से स्वयं से ही लिखो। मज़े की बात बताऊं, कहानी भी आपने पढ़ा, लिखने वाले भी आप ही थे, पर जो दोनों बार लिखा गया है ना, दोनों में भिन्नता हो जाएगी, समानता नहीं रहेगी। एक शब्द एक निश्चित स्थान पे आ ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा वाक्य बदल जा सकता है। क्यों हुआ ऐसा? समझ बढ़ती है। जब आप पढ़ते हैं ना किसी चीज को, तो वहां पे ठहराव होता है। जितनी देर आप ठहरोगे वहां पे, उतनी आपकी समझ बढ़ेगी। कहानियों को कभी छोटा नहीं आंका करें। कहानी को पहले समझ लें। कहानी शब्द को पहले समझो आप। कहानी तो लाखों करोड़ों अरबों हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, बहुत सारी कहानी है। पर आप वैसी कहानियां सुना करो। अगर पढ़ने का समय नहीं है तो रात को सोते समय अपना ईयर प्लग लगाए, या ईयर प्लग नहीं है तो साथ में भैया बैठ के सुनो। अगर पढ़ने का फुर्सत नहीं है, बजा करके रख दो, सुनो। कहानी सुनने की आदत डालो। और एक और मज़े की बात बताऊं, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा प्रवक्ता हो सकता है। तो पहले तो सुनने की आदत बनाओ, और सुनने की आदत के लिए ना पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे ठहरते हो, वहाँ पे कोई हड़बड़ाहट नहीं होती। आप वहाँ पे ठहरे हो, चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इस कहानी पे आगे बढ़ते हैं कि मोती टूट गया था, हीरा वहाँ पे खड़ा हुआ डट करके। उसने ढाढ़स बनाते हुए मोती को कहा, बस हो गया, निकल गई हेकड़ी। बड़े शेर बनते फिरते थे, हो गई। तो मोती ने कहा, वो पूरा निराश हो गया है। अब उसको एकदम अंदर तक वो सोच लिया है कि अब भाई कोई रास्ता नहीं है बचने का, अब खत्म, सब खत्म, गए। तो मोती बोलता है कि ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। मिट्टी की ही तो दीवार है, तोड़ डालते हैं। और हीरा अपना नुकीला सींग मिट्टी की दीवार में घुसा दिया। घुसा करके जोर हल्का सा लगाया, झटका दिया, तो मिट्टी का एक टुकड़ा, चपेड़ा दीवार से उखड़ के अलग हो गया। अब हीरा में थोड़ा सा और साहस भर गया, यार टूट सकता है। तो थोड़ा पीछे हटा, जोर मारा, फिर थोड़ा पीछे आया, फिर से जोर मारा। ऐसा ऐसा करता गया। तकरीबन 2 घंटे की अथक प्रयास के बाद उस दीवार का ऊपरी आधा हिस्सा टूट के गिर गया। अब तो मोती में एक नया उत्साह और उमंग एक साथ भर गया। पूरे साहस के साथ उसने अंतिम प्रहार किया और वो आधा बचा हुआ दीवार टूट के बिखर गया वहीं पे। अब दीवार का टूटना था कि जितने मृत, जैसे मृत तो नहीं थे, प्रतीत हो रहे थे कि वो मृत जानवर हैं। तो जैसे जो जानवर पड़े हुए थे, वो दीवार टूटा देखे तो अचानक से उनकी तंद्रा टूटी
और जागे, अरे क्या हो गया, रास्ता खुल गया, भागो 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 भागो। एक एक करके सब निकलने लगे। गाय भागी, बकरियां भागी, घोड़ा भागा, भैंस भागा, गधा नहीं भागा। फिर से आ गया गधा। कहानी के शुरुआत में लेखक ने गधे से शुरुआत की थी, तो फिर से गधा आ गया, गधा नहीं भागा। तो हीरा ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? अब गधा का जवाब सुनिएगा। गधा जवाब बोल देता है, फिर से पकड़े जाएंगे तब, फिर मार पड़ेगा, फिर से बंद कर दिए जाएंगे, कौन भागने का जहमत उठाए। हीरा बोला, वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो एक विशेष बात बताऊं गधों के ऊपर। गधा, जैसे हम किसी भी मनुष्य के ऊपर में जब इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो उस मनुष्य में एक तीव्रता आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया उसके अंदर। हमको गधा बोल दिया, गधा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो गधा शब्द है ना, आप गधे को ना ध्यान से देखना, एकदम से ऑब्जर्व करना, और उसका एनालिसिस अगर मेरे शब्दों से मेल खाए तो समझ जाना कि भाई वो जो शब्द है गधा क्यों कहा गया था। गधा, जब हम किसी मनुष्य को गधा बोलते हैं ना, तो उसके बाहरी आवरण, पहनावा, भौगोलिक स्थिति को ही देख करके नहीं बोला जाता है। हम जब किसी मनुष्य को गधा बोलते हैं तो ये सारी चीजें ही सिर्फ शामिल नहीं होती हैं, वरन समग्र रूप और गुण, समग्र रूप, चलो मैं ही गधा मान लेता हूं, समग्र रूप और गुण, साथ में बाहरी और भीतरी शरीर, मनोदशा, विचार, क्रियाशीलता, प्रतिक्रिया देने की क्षमता एवं तीव्रता सभी माप के आधार हैं। जब सभी इकाई एक साथ मापदंड के पैमाने से कमतर हैं, तभी आप किसी मनुष्य को गधा बोलते हो तो गधा शब्द की सार्थकता झलकती है। और जिन बंधुओं को गधा बोला जाता है, एक हो गए बोलने वाले, एक हो गए सुनने वाले। तो जिनको गधा बोला जा रहा है, जो सुन रहे हैं, वो स्वयं में सोच लें एक बार कि क्या मेरा इतना पैमाना है गधा शब्द के मापने का, तो जितना भी इकाई है, मापदंड है, क्या सभी मनुष्य कहलाने से क्या कमतर है? तभी तो हम गधा कहला सकते हैं, जब सभी इकाई एक साथ इकट्ठा कमतर हो। क्या ऐसा है? तब हम गधे हैं, और नहीं हैं तो भाई समझ जाना कि गधा बोलने वाले की सोच में ही कमी है। तो बिना मतलब का भड़कने का कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको तुम गधा कैसे बोल दिए। गधा इसलिए बोल दिया क्योंकि उसका सोच में कमी है, वो प्रखर सोच का व्यक्ति नहीं। फिलहाल तो गधा नहीं गया, गधा रह गया वहां पर। आधी रात हो चुकी थी, दोनों गधे अभी भी वहीं पर खड़े थे, सोच रहे थे भागे कि नहीं भागे, भागे कि नहीं भागे। अभी भी इसी उधेड़ बुन में हैं, समझ रहे हैं? प्रतिक्रिया करने की क्षमता एवं तीव्रता का स्तर कमतर हो गया ना। बाकी सारे जानवर तुरंत देखे दीवार टूटा भागे, अभी सोचो आधा रात हो गया, गधा वहीं खड़ा का खड़ा है, सोच ही रहा है, असमंजस की स्थिति में, भागे कि नहीं भागे, करें या नहीं करें। ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ था कि जब हीरा जोर लगा करके दीवार तोड़ रहा था ना, तो
चपाड़ तो एक उखाड़ दिया था। उसके बाद 2-4 बार 5 बार और प्रयास किया था, फिर मोती को भी जोश आ गया था। लेकिन 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 दीवार तोड़ने का श्रेय क्या था? हुआ क्या था वहां पे कि हीरा जब प्रयास कर रहा था ना, तो जो उसका रखवाली करने वाला था, गार्ड उस जेल का, आवाज सुना क्या हो रहा है भाई, देखा कि ऐसा ऐसा घटना चल रहा है, डंडा उठाया, जम दम के एकदम पीट दिया था हीरा को। पहला प्रयास तो वही कर रहा था ना, तो उसको पीट दिया था और पीट करके उसको बांध दिया था। तो ये सब चीज होने के बाद मोती उससे पूछता है कि पड़ गया कलेजे को ठंडक, बहादुरी दिखा रहे थे, बन गए बहादुर, मिल गया अवार्ड, क्या मिला? 4 डंडा खाए और रस्सी से बंध के पड़े हो। तो हीरा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा कि यदि मेरे इस प्रयास से कोई एक जानवर भी यहां से निकलने में सफल हो जाता है ना, तो उसके लिए मैं अभी 4 नहीं 40 डंडे और खा सकता हूं। कितनी बड़ी बात कर दी उसमें। स्वार्थ, ये जो वाक्य बोला गया है, इसमें स्वार्थ का भावना झलकता है क्या? उसे अपना स्वार्थ नहीं था कि मैं तोड़ूं, मैं भाग जाऊं। तोड़ वही रहा था, पर उसका उद्देश्य गलत नहीं था। तो इतना सारी घटनाएं हुई, ये सारी चीजें हो गई। तो अभी टूटी हुई दीवार के साथ में ही हीरा, मोती और गधा, ये जानवर वहां पे बच गए थे। अगली सुबह हुई तो बाहर से लोगों की आवाज आ रही थी। ये तीनों वहीं रह गए, कोई बंधा था, कोई डर के मारे नहीं जा रहा था, कोई असमंजस से नहीं जा रहा था, तो तीनों वहीं थे। सुबह हुई तो इनको बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, कहीं कहीं डुगडुगी बज रहा था, कुछ लोग बाग थे, बातचीत कर रहे थे। लाया गया जितने भी जानवर बच रहे थे, गधा और हीरा मोती को। तो बेसिकली हीरा मोती ही थे और गधा था। पर ये 3-4 दिनों में, जब ये जेल के अंदर बंद थे पिछले 3-4 दिन से, तो खाना इनको मिलता नहीं था, बिल्कुल नहीं, न दिन में न रात में। खाने के नाम पे सिर्फ पानी का बाल्टी इनके सामने आकर के रख दिया जाता था। यही तुम्हारा खाना है दिन भर का, इसके अलावा कुछ मिलना जाना नहीं है। तो ये लोग काफी दिखने में कमजोर हो गए थे, जिसको बोलते हैं ठठरियां दिखना, पसलियां दिखना, पसलियां तक दिख रही थी। जबकि ये दोनों ऐसे बैल थे, देखने में ही खूब सुडौल और हष्ट पुष्ट लगते थे। एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी बैल, यदि मैं कहूं तो ये उचित होगा। और उनकी ये हालत हो गई थी आज कि ठठरियां तक उनके दिख रही थी। तो इन बैलों को भला कौन खरीदना चाहेगा? कोई किसान खरीदेगा बैल को, बीमार बैल को? नहीं। लेकिन उस भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आकर के खड़ा हो गया। लाल लाल आंखें, मोटी मोटी भुजाएं, ऊपर तक मुड़ी हुई चौड़े चौड़े मोछ, काला मोटा चेहरा, गंदला सा एक गंजी उसने डाल रखी थी। रहा होगा जब वो गंजी बाजार से नई खरीद करके लाई होगी तो पूर्ण श्वेत रही होगी, पर उसके मालिक की कृपा से आज उसका रंग बदल गया है और वो बिल्कुल मटमैला हो गया था। किसकी कृपा से? वो जो गंजी के मालिक थे उसकी कृपा से, और क्या, मटमैला हो गया था। उसने ब्लू कलर का लुंगी पहना हुआ था, घुटनों तक मोड़ रखा है,
और कहानी सुनने की एक कला बताऊं, कहानी ऐसे सुनो कि सुनते समय ये भी बोध ना हो कि मैं कहानी सुन रहा हूं। ना कहानी कहने वाला बचे, ना कहानी सुनने वाला बचे, बस सुनना ही हो जाओ, इतनी तल्लीनता से सुनो, तब देखो मजा। और जितने भी पात्र हैं आपके नजर के सामने साक्षात प्रकट होंगे और मजा आएगा कहानी सुनने में। तो वो जो कसाई था उसके हाथ में एक जानवर काटने का औजार भी था। अब मोती देखा, गए भाई गए, अब कोई चांस नहीं है बचने का यहाँ से। ये आदमी देखना गला पे रेती छुरी जरूर चला देगा, अब कोई चांस नहीं है। मोती बोल रहा है हीरा से। तो हीरा धाड़स बंधाते हुए कहता है कि तुम उदास मत हो और निराश हताश मत हो। ठीक है, इधर जब से हम लोग घर से निकले हैं तब से मुसीबत में हम लोग पड़ रहे हैं, पर जितने भी मुसीबतें आई है, भगवान ने किसी न किसी को कोई माध्यम बना करके हमें उस मुसीबत से निकालने के लिए भेजा है। वो लड़की याद है जो रोटियां खिलाने आया करती थी, वही तो इन दोनों का गले का जो रस्सा था उसको खोली थी आकर के, तो मुसीबत से निकाली थी। तो वही बोल रहा है कि भगवान पर भरोसा रखो, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो। तो नीलाम हो जाने के बाद वो जो दड़ियल था, कसाई, दोनों को अपने साथ ले जा रहा था। तो जाते जाते कुछ दूर चलने के बाद मोती को लगा कि एरिया जाना पहचाना चल रहा है, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं वो जाना पहचाना है। दोनों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये परिचित रहा है, इसी रास्ते से तो उन्हें लाया गया था। जब गया अपने घर ले जा रहा था तो यही रास्ता से तो हम लोग आ रहे थे। वही खेत, वही बाग, वही तालाब, सब मिलने लगे। हीरा वो कुआं भी पहचान गया जहां से आकर वो पानी पटाने का काम किया करता था खेत में। इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आते थे। पुर चलाना एक माध्यम होता था पहले, कुएं से पानी निकाल करके मेड़ बना करके उसको खेतों तक पहुंचाया जाता था, और बैल घूमते जाते थे, पानी निकलते रहते थे कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो पुर चलाया करते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, घर अब नगीच आ गया है। यह जाने देगा, इसे मार नहीं गिरा दूंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थाने चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़े की भांति जो दौड़ लगाए हैं, उसके बाद कोई थाना वाना नहीं गए, कहीं कुछ नहीं गए, सीधा अपना घर घुस गए। और जहां से उनका एंट्रेंस था, द्वार था गौशाला तक जाने का, वहां झूरी बैठा हुआ था। झूरी देखा गद गद, अरे कहां भाई, कहां था तुम लोग, कितना दिन से न यहां न वहां, कहां था। और दोनों झूरी के साथ तीनों आपस में खूब कस करके गले लिपट गए, और झूरी पागलों की तरह उन्हें चूमने लगा। कहाँ रह गया था मेरा बाबू, मेरा बच्चा, ऐसा ऐसा बोल के स्नेह उमड़ गया, प्रेम पूरा न्यौछावर कर दिया देखते के साथ। तो ये सब चल रहा था, पीछे से आ गया दड़ियल और झूरी से कहा बड़े रुआबदार अंदाज में, छोड़ो मेरा बैल दो इधर।
हीरा उससे भी, जो झूरी था उससे भी तगड़ा आवाज में बोला, कौन सा बैल? मेरा बैल है, मेरा बैल। तो दड़ियल फिर उसको पूरा बात बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम भाई इसको नीलामी से खरीद के आ रहे हैं। हीरा बोला, कौन से मवेशी खाना भाई, कौन सी नीलामी? हम तो बेचे नहीं, तुम खरीद कैसे लिया? हम थाना जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे। तुम जाता है कि हम कोई और तरीका अपनाएं। तो अब भाई हीरा मोती अपना घर पे पहुंच ही गए थे, मालिक उनके सामने खड़ा था, इसका क्या औकात था। मोती एक बार झपटा अपना सींग को दड़ियल के पास, दड़ियल भागा वहां से, पीछे हटा, पीछे हट के वो समझ भागने में ही भलाई समझा, मोती उसको दौड़ाने लगा पीछे से, दौड़ा करके उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तब जाकर के उसको शांति मिला। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखकर हंस रहे थे। तो दड़ियल हार कर जब चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वहां से लौट रहा है, पूरा विजयी मुस्कान के साथ, क्यों भाई मार के तो भगा दिया आज उसको। तो हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, तो इसीलिए अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मार भी देता। मोती बोला कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मार भी देता। हीरा बोला, नहीं, अब क्या आएगा तो दूर से खबर लूंगा, देख लूंगा कैसे जाता है। जो गोली मरवा दे, अगर गोली मरवा दिया तब मर जाऊंगा, पर उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। और इससे कुछ पहले जब एक विशेष टिप्पणी हीरा के द्वारा किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब मोती डर रहा था, बोल रहा था कि आज तो गए छुरी उरी चला देगा गर्दन पर आज, तो हीरा बोला कि मर भी जाए ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मरकर भी हमारी खाल, हमारी हड्डियां, हमारी मांस इन मनुष्यों के काम आ जाएगी। पराकाष्ठा थी निर्भीकता की और समर्पण की हीरे में, पराकाष्ठा। इसीलिए तो कहानी के ये नायक ऐसी सोच रखते हैं कि जीवित रह जाए अंत तक। तो अंत का दृश्य कुछ ऐसा है कि जरा देर में इनके नादों में खली, भूसा, चोकर, चना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उल्लास का वातावरण भर गया था। उसी समय छुरी की पत्नी ने आकर के दोनों के माथे को चूम दिया। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी तो समाप्त हो गई है, पर हमारा मिलना जारी रहेगा। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से किसी और कहानी के माध्यम से। धन्यवाद।